Okay. So if you remember last time we had started with two theorems. दो theorem हमने 1.2 के लिए हम बोला था कि यूज होंगे. सबसे पहला theorem जो हमने किया था वो था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem. So बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem के अकॉर्डिंग अगर ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में कोई भी एक साइड को मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया. सपोज एल इज अ लाइन जो पॉइंट पी और क्यू से पास होगा. ठीक है. तो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को लाइन पैरेलल होनी चाहिए. अब जरूरी नहीं कि ये साइड को होगा, अगर इसको पैरेलल होगा तो यहां से आ जाएगा और अगर इस साइड को पैरेलल होता तो ऐसे आ जाता. किसी भी एक साइड को अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने ट्राइंगल के, तो लेफ्ट साइड का जो रेशियो आता है वो और राइट साइड का जो रेशियो आता है वो इक्वल होता है. मतलब लेफ्ट साइड में जो दो पार्ट बनेंगे एपी अपॉन पीपी, उनका जो वैल्यू आएगा वो और ए क्यू अपॉन क्यू सी, इनका जो वैल्यू आएगा वो सेम आता है. इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. देन वी हैड सीन कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रिवर्स में भी एप्लीकेबल था. स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल आएंगे दोनों साइड के, और उल्टे में क्या हो जाएगा कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या है, पैरेलल है. दूसरा चीज जो हमने किया था वो था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर तुम किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल बाइसेक्टर लेते हो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा. तो ए बी सी ट्राइंगल हो गया और सपोज डी इस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर आगे जाके कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही ना. तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो जहां से एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है, तो ए से दो पार्ट, ए से बी और ए से सी, उनका रेशियो और जो दो पार्ट में वो कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, बी से डी एंड डी से सी, इनका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा. ये था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. और रिवर्स में क्या था, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियो क्या आया, इक्वल. रिवर्स में क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल है मतलब ये लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. तो ये दो हमने किए थे. और एक प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन की थी कि अगर तीन लाइन आपस में पैरेलल है तो उसमें भी वैसा ही होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो इक्वल आएगा. नाउ इन दिस केस ये तुम लोग को बुक में एक्टिविटी जैसा दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का 10th क्वेश्चन. सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन बुक में, टेक्स्ट बुक में जो तुम्हारे एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, बट मैं इसको प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करने वाला हूं एंड इन बिटवीन जो भी है तुम फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा लिख लेना. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द गिवन थिंग्स. एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल का नाम है डी ई एंड एफ, द ब्लैक वन, एंड उसके अंदर एक और ट्राइंगल है पी क्यू एन आर, द ग्रीन वन, एंड उनके थ्रू लाइन जा रही है सच दैट कि पहले ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो निकल रही है दूसरे से पास होके यहां पे आ रही है. सेम वे यहां से और यहां से तीनों आपस में कहां पे मिल रहे हैं, पॉइंट एक्स पे. मुझे उसने बोला हुआ है कि पी क्यू वाली लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड क्यू आर इज पैरेलल टू दिस. ये वाली लाइन इसको पैरेलल है, ये वाली इसको. मुझे प्रूव करना है कि ये इसको पैरेलल है. पैरेलल के हम लोग ने अभी क्या बोला, जहां पे बीपीटी का थ्योरम लग गया, लाइन पैरेलल होती है. जब बीपीटी के लिए क्या होता है, लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, और अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल. तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये प्रूव कर दूंगा कि रेशियो इक्वल है. मुझे इनका प्रूफ करना है तो मतलब इसके लेफ्ट और राइट के रेशियोज आने चाहिए. तो पहले तो जो दिया है उसका निकाल लेते हैं कि क्या क्या है ऑलरेडी. सो हियर आई से PQ is parallel to DE, that is given. Now in this PQ से अगर स्टार्ट करें, अगर इसको मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं, नीचे कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कंसिडर करूं, X से P और P से D, एक पार्ट ये हो गया. दूसरा X से Q और Q से E, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है वो कट करनी चाहिए ना, तो पैरेलल लाइन कट कर रही है, दो पॉइंट पे जो कट करेगी उस तरफ का रेशियो और इस तरफ का रेशियो इक्वल आएगा. तो उस तरफ का रेशियो क्या होगा, X से P एंड P से D. तो XP अपॉन PD इज इक्वल टू, ये साइड का क्या होगा, X से Q एंड Q से E, तो XQ अपॉन QE. रीजन क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड दैट इज योर इक्वेशन 1. अब सिर्फ एक ही पैरेलल थोड़ी दिया है, ये तो PQ पैरेलल दिया तब हो गया, और भी तो कुछ पैरेलल दिया है कि QR EF को पैरेलल है. ऑल्सो QR इज पैरेलल टू EF. ये कैसे पता है, ये तो गिवन है हमें. बाय दैट सेम लॉजिक एक ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, द ब्लू वन. इस ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन है, तो इसके इस तरफ का रेशियो और इस तरफ का रेशियो इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ का रेशियो क्या आएगा, XQ अपॉन QE, तो मतलब XQ अपॉन QE शुड बी इक्वल टू, ये साइड का रेशियो क्या होगा, XR अपॉन RF, XR अपॉन RF. रीजन क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. दैट इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करो. इक्वेशन 1 में मुझे आ रहा है XP अपॉन PD का वैल्यू XQ अपॉन QE को इक्वल आ रहा है, बट इक्वेशन 2 से पता चल रहा है ये खुद XQ अपॉन QE किसी और को इक्वल है.
ये वाला इसको इक्वल है, बट ये खुद यहां से पता चल रहा है किसी और को इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए ना। इसका वैल्यू इसको भी इक्वल है और इसका वैल्यू भी इसको इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल ही है। तो फ्रॉम दैट आई कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक्सपी अपॉन पीडी का जो वैल्यू है, एक्सपी अपॉन पीडी का वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्सआर अपॉन आर एफ फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा, अगर इसको देखे एक्स पी अपॉन पीडी, एक्स आर अपॉन आर एफ, मतलब एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो को इक्वल आ रहा है। एक साइड का रेशियो दूसरे साइड के रेशियो को इक्वल तब आता है जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो लाइन है जिसकी वजह से रेशियो बन रहा है कौन सा, पी से आर, पी आर वाला लाइन पैरेलल होगा किसको, उसके सामने वाले, मतलब डीएफ। और ये मैं कैसे बोल सकता हूं, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कोई प्रूफ करना था ना, कोई है, टिक टिक टिक, हैंड्स प्रूफ। सिंपल है, मैथ्स इज वेरी सिंपल। Right, now 11th question, this is an important one, so I am just marking it star। next class में 2 बार ऐसा होमवर्क करके आना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है ABC एंड इन दैट बोला है B से D जो रे बनेगा, मतलब जो लाइन बनेगी वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग से दिखा देता हूँ कि ये एंगल इसको इक्वल है। एंड फिर उन्होंने बोला है C से E एक और एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ का एंगल यहाँ को इक्वल आएगा, ठीक है। तो E और D पॉइंट से वो बोल रहा है अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो क्या वो लाइन BC को पैरेलल आएगी, मुझे वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां कट कर रहे हैं वहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन सामने वाले साइड को पैरेलल आनी चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। नाउ एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इफ आई कंसिडर दैट, पहले तो मैं कंसिडर कर लेता हूं BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ये कहां से आया, अच्छा अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी लग सकता है इसके ऊपर, जो थ्योरम था हमारा। एंगल बाइसेक्टर का क्या था, जहां से स्टार्ट होता है वहां के 2 पार्ट लेने। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगर BD वाले एंगल बाइसेक्टर की बात करो तो B से, वहां से 2 पार्ट क्या होंगे, B से A आएगा और दूसरा B से C, तो BA अपॉन BC। और जहां पे वो कट कर रहा है वहां पे 2 पार्ट क्या आएंगे, A से D और दूसरा C से D। सो दिस इज AC अपॉन AD। रीजन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंड दैट आई टेक एज इक्वेशन 1। अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल बाइसेक्टर एक और दिया हुआ है, isn't it? एक एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, 2 है। दूसरा कौन सा है, ये C से E वाला। ऑल्सो CE बाइसेक्ट्स एंगल, कौन से एंगल को, AC एंड B। ये गिवन में भी हमने मेंशन किया हुआ है। कहां से आ गया ये, तो उस पर भी एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लग सकता है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो C से A और दूसरा C से B। तो आई राइट डाउन C से A और C से B। वो जहां पे कट करेगा उसके 2 पार्ट कौन से होंगे, AE और दूसरा BE। so that is AE upon BE। रीजन अगेन एंगल बाइसेक्टर वाला, वो स्टेटमेंट दे देना एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। फाइन, तो मतलब जो मुझे दिया हुआ है इसके बेसिस पे मैं इतना बोल सकता हूं कि ये रेशियोज और वो रेशियोज ऐसे आएंगे। एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करना था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल तब होगा जब मैं रेशियोज इक्वल दिखा दूंगा लेफ्ट और राइट के। तो यहाँ पे रेशियो कौन इक्वल आना चाहिए, A से E और यहाँ पे B से E। एक्चुअली वो रेशियो आ तो रहा है, ये रहा। और इस तरफ रेशियो कौन आना चाहिए, A से D और यहाँ पे हम लोग ने AD से D एंड C से D। ओके, ऑलराइट। सो ये साइड का रेशियो उधर आ रहा है, ये साइड का रेशियो इधर आ रहा है। तो दोनों राइट साइड मतलब मुझे इक्वल चाहिए। इक्वेशन 1 का जो राइट साइड है वो और इक्वेशन 2 का जो राइट साइड है वो इक्वल आने चाहिए। राइट साइड इक्वल तब आएंगे जब लेफ्ट साइड इक्वल आएंगे। तो लेफ्ट साइड में इक्वल है क्या,
बी से सी है नीचे, यहाँ पे सी से बी है, तुम बी से सी लो या सी से बी, डिस्टेंस तो उतने आएगा। मैं यहाँ से यहाँ मेजर करूँ या यहाँ से यहाँ, बात तो एक ही है। अगर तुमको मैच करने के लिए दिखाना है तो तुम लोग वहां पे लिख सकते हो कि वो बी से सी है। यू वांट आई जस्ट राइट फॉर योर रेफरेंस, ये बी से सी है, तुम सी से बी लिखो, बी से सी एक ही बात है। मैच क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए बी है, उसको उल्टा लिख दोगे तो वो सी ए नहीं बन जाएगा। बी से ए और सी से, बी से ए कहाँ पे आएगा, ये, सी से ए है, मतलब ये दोनों लाइन जब तक इक्वल नहीं आएंगे तब तक मैं उनको इक्वल नहीं दिखा सकता। तब मेरा काम क्या होना चाहिए, दोनों लाइंस को इक्वल दिखाना। और वो किस बेसिस पे इक्वल दिखाएं, और कोई इंफॉर्मेशन दी है, रीड तो करो, क्वेश्चन दिया है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ए, मतलब उसने दिया है कि ए से बी और सी से ए। अरे एक्चुअली जो चाहिए था वही तो है, इक्वल है ना, तो गिवन है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे अगर पहले लिख देता तुम लोग डायरेक्ट मालूम पड़ जाता ना। सो आई जस्ट राइट इट नाउ, तो लिख देना बी ए इज इक्वल टू सी ए। बी सी है कि बी ए है, बी से ए सी एंड ए बी। ए बी दिया उन्होंने, बी ए लिखो या ए बी, इट इज वन एंड द सेम। तो अगर तुम चाहो तो गिवन में बी ए लिख सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही तो होगा। तो ऊपर का पार्ट इक्वल है, तो इक्वेशन 1 से जो मुझे चाहिए वो राइट साइड में आ रहा है, इक्वेशन 2 से जो चाहिए वो भी राइट में आ रहा है, बट लेफ्ट वाले मैच नहीं हो रहे, सिर्फ डिनोमिनेटर मैच हुआ, न्यूमरेटर मैच नहीं हुआ। बट न्यूमरेटर मैच करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जो स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट के अंदर उसने एंड में मेंशन किया है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, बट आई जस्ट राइट डाउन बी से ए और सी से ए इक्वल है, कैसे, गिवन है ना क्वेश्चन में। तो मतलब या तो मैं इसको हटा के इसकी जगह पे सी ए लिख सकता हूं, या फिर इसको हटा के इसकी जगह पे बी ए लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो पूरा लिखने की जगह पे मैं सीधा सीधा इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूं, मतलब इक्वेशन 3 से पता चल रहा है कि दोनों ऊपर के पार्ट इक्वल है, और इक्वेशन 1 एंड 2 में तो वैसे दिख रहा है दोनों नीचे के पार्ट इक्वल है, तो मतलब लेफ्ट साइड पूरा इक्वल हो जाएगा। तो आई राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लेफ्ट साइड इक्वल हुआ, तो मतलब राइट साइड पे क्या होगा, तो यहाँ पे AD अपॉन CD का वैल्यू इक्वल आएगा AE अपॉन BE को। टिक टिक टिक, सिंपल है। द ओनली थिंग इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है, वो याद रहना चाहिए, क्योंकि कैसे लगाना है, अगर तुम नाम गलत लिख दोगे तो फिर बाद में वो मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, करना है कि ये लाइन पैरेलल है ना, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग गया, तो हमसे इसका स्टेटमेंट लिखना है कि लेफ्ट वाला राइट वाला इक्वल आए तो क्या होता है, पैरेलल ही होता है ना। एक लाइन भी लिखा नहीं जा रहा तेरे से, ED इज पैरेलल टू BC, रीजन कॉन्वर्स ऑफ VPT। खुश, एक लाइन खुद से लिखना पड़ेगा, जान निकल जाती। नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलर ट्राइंगल्स। सो फार हम लोग रेशियोज, एरियाज, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब नाउ एक्चुअल टॉपिक जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिमिलैरिटी, उसके सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं उसके ऊपर आते हैं। नाउ ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो तो तुमको पता है, 9th स्टैंडर्ड में तुमने किया, 8th में भी किया है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एज इट इज इक्वल होना चाहिए। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई टेक अ ट्राइंगल AB एंड C, और दूसरा ट्राइंगल आई टेक एज PQ एंड R। ना ये दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट इनके कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मैच हो सकते हैं। इफ यू टेक द सेम ट्राइंगल बट इसको मैं स्केल डाउन कर दूं, मतलब इसका साइज छोटा कर दूं, जैसे अगर मैंने इसका 10 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर कर दिया, इसका जो साइज था उसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो वो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे को सिमिलर होंगे। ठीक है, वही चीज को बस थोड़ा छोटा कर दिया साइज में, या बड़ा भी कर सकते हैं, तो उसको सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, एक जैसा है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। लाइक इफ यू टेक द पिक्चर ऑफ अ पर्सन एंड दैट पर्सन, तो एक जैसे दिखते हैं बट सेम थोड़ी है। यू आर नॉट द पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, इजंट इट? उसके जैसा दिखते हो, मैच होता है ऑलमोस्ट सब चीज, तुम लोग का हाइट, बॉडी, एंड अकॉर्डिंगली तुम लोग के सराउंडिंग की चीज भी उस स्केल पे चली जाती है ना। जैसे तुम्हारे हाइट के कंपैरिजन में जितना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, उसी हिसाब से अगर तुम किसी बिल्डिंग के बाजू में खड़े हो और फोटो लोगे, तो फोटो में तुम्हारी हाइट के हिसाब से बिल्डिंग का हाइट भी दिखेगा।
ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ज्यादा बड़ा हो जाएगा तुम छोटे हो जाओगे उसके अंदर, तो इसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। और ये जो जितने साइज से कम ज्यादा हो जाता है उसको स्केल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, वो तुम लोग को है नहीं वैसे, बट बता रहा हूँ कि स्केल फैक्टर बोलते हैं उसको। ओके, नाउ अगर दो ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके तीनों एंगल्स आपस में एक दूसरे को इक्वल आते हैं। अभी सिमिलर लिखते कैसे हैं? इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर का सिंबल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था? इक्वल टू लिखते थे, फिर उसके ऊपर ऐसा सिंबल बनाते थे। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ ये होता है, तो इसको सिमिलर बोलते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ इन दिस केस अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, देन पहला चीज तो ये होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? यहाँ का पहला यहाँ के पहले को इक्वल होगा, दूसरा दूसरे को और तीसरा तीसरे को। ऐसा नहीं कि पहला वाला तीसरे को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो जिसकी जगह पे आ रहा है उसकी जगह पे ही मैच होगा। अगर मैंने यहाँ पे एबीसी लिखने की जगह लिखा होता और यहाँ पे पी क्यू आर की जगह पे क्यू पी आर लिखा होता, तो यहाँ पे पहला ए एंगल क्यू को इक्वल आता, ठीक है। तो जो मैच हो रहा है वो उसको इक्वल होगा। ये 9th में भी हम लोगों ने किया था, एंगल्स मैच करके फिर लिखते थे। सो इन दिस केस एंगल ए जो है वो इक्वल आएगा एंगल पी को, एंगल बी जो है वो इक्वल आएगा एंगल क्यू को, और एंगल सी जो है इक्वल है वो आएगा एंगल आर को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो साइड्स का रेशियो है, अब इसमें पहली साइड क्या आएगी? ए से बी, इसमें पहली साइड क्या आएगी? पी से क्यू। सो ए बी अपॉन पी क्यू। यहां पे दूसरी साइड क्या होगी? बी से सी, यहाँ पे क्यू से आर। सो बी से सी अपॉन क्यू से आर इक्वल टू, यहाँ पे तीसरा क्या होगा? ए से सी एंड पी से आर। ये आपस में एक दूसरे को इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ही ये होगा, फाइन। तो अगर मैंने बोल दिया कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है आपस में, मतलब ये 6 चीजें उसके अंदर इक्वल होनी चाहिए। कौन सी? एक तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सिमिलर होगा तो ये होगा ही होगा। अब अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो ये 6 वैल्यू होंगे तब वो सिमिलर होगा। अगर सिमिलर है तो ये 6 वैल्यूज इक्वल हुए ना, ये 6 वैल्यूज इक्वल हो गए तो सिमिलर भी हो जाएगा रिवर्स में। बट हर बार 6 के 6 वैल्यूज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशलिटी भी है कि ऐसा हो गया तो भी हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर हो गए। तो उसको देखते हैं क्या क्या सिनेरियो में वो हो सकता है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ऐसा कुछ मिलता जुलता तुम लोग ने लास्ट ईयर भी किया था, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, एसएस टेस्ट, याद है ना वो सब, एसएसएस टेस्ट वो सब वैसे ही मिलता जुलता है, बट यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए वो। तो सबसे पहला टेस्ट जो यहाँ पे है वो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये हम लोग काफी बार यूज करने वाले इस चैप्टर में, इवन नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा एंड सर्कल्स में भी। तो ये बहुत ज्यादा बार आता ही है कि मोस्टली एंगल्स के बेसिस पे एक ही टेस्ट है। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब हो गया अगर तुम कोई दो ट्राइंगल लेते हो और उसमें कोई दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, नॉट नेसेसरी कि परफेक्टली मैच ही होना चाहिए, कि यहाँ पे अगर मैं ए ले रहा हूं तो यहाँ का क्यू भी उसको इक्वल हो सकता है, यहाँ का सी यहाँ के पी को इक्वल हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला पहले को इक्वल हो, बस यहाँ के दो एंगल यहाँ के दो एंगल को इक्वल होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। सो इन दिस इफ एनी टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं ट्राइंगल बना के। सपोज आई हैव अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, आई हैव अनदर ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो यहां का ये एंगल x यहाँ के b को इक्वल हो गया, और यहाँ का एंगल y जो है यहाँ के एंगल c को इक्वल हो गया। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैच नहीं हो रहा है कि यहाँ का पहला यहाँ पे पहले कोई आएगा, तो इन दैट केस ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी ए को, ठीक है। यहाँ का एंगल x किसको इक्वल है? b को, तो x पहले आया तो यहाँ पे b पहले आएगा। एंगल y किसको इक्वल है? c को, तो y सेकंड आया तो यहाँ पे c सेकंड आएगा, बचा गया लास्ट में, ठीक है। तो एंगल्स के हिसाब से नाम मैच होनी चाहिए तुम्हारे। ओके, ये है फर्स्ट टेस्ट। नाउ सेकंड, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ SAS टेस्ट तुम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बट वो इक्वल साइड्स के लिए होता है, यहाँ पे हम रेशियो के बेसिस पे करने वाले। सो इन दिस केस इफ आई टेक अगेन टू ट्राइंगल्स, से ट्राइंगल
ABC एंड दूसरा आई टेक ट्राइंगल LMN। ठीक है, दो ट्राइंगल हो गए मेरे। नाउ इन ट्राइंगल्स में कोई भी दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका पहला साइड ये ले लिया, सपोज इसका पहला साइड मैंने ये ले लिया, तो ये आ गया AB अपॉन MN, इसका जो वैल्यू आएगा वो, और यहाँ पे सपोज BC और यहाँ का जो वैल्यू लिया है वो, ठीक है, BC अपॉन LN। नाउ ये सेम मार्किंग का मतलब होता है वो वैल्यू इक्वल होती है, बट यहाँ पे वो इक्वल के हिसाब से नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका रेशियो इसके साथ लिया, इसका इसके साथ लिया। यूजुअली ट्राइंगल में क्या होता है, अगर सेम मार्किंग है मतलब वो वैल्यूज इक्वल है, इक्वल नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि AB का वैल्यू मैंने MN के साथ लिया है रेशियो, एंड BC का जो है इसके साथ लिया है, और उनका डिवाइड करके आंसर सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो उनके बीच में आने वाला एंगल भी अगर इक्वल हो गया, तो इसके अंदर का एंगल है ये, यहाँ पे एंगल है ये, अगर ये भी इक्वल हो गया एंड एंगल B इक्वल टू एंगल N आ गया, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएगा। वैसे तो मुझे चाहिए क्या, 6 चीजें चाहिए होती है ना। आइडियली केस क्या है, 3 एंगल और तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो ही होगा, बट मैंने बोला ना कुछ स्पेशल केसेस है जहां पे 6 के 6 नहीं चाहिए। रिवर्स में सिर्फ ये पार्ट हो गया तो भी सारे हो जाएंगे ट्राइंगल, और अगर ये हो गया तो ये सारे तो है ही। फिर सेम वे ऐसे टेस्ट में सिर्फ इतना हो गया तो बाकी का मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो इन दिस केस आई कैन से ट्राइंगल ABC will be similar to triangle MNL। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट वन दैट इज देयर इज, इसमें 3 ही है, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ वहां पे क्या होता था, अगर ट्राइंगल का पहला साइड दूसरे को इक्वल है, पहला पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, तो SSS टेस्ट होता था। यहाँ पे रेशियोज इक्वल होना चाहिए, साइड्स का वैल्यू इक्वल होगा जरूरी नहीं है, बस डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, सपोज दिस इज ट्राइंगल PQR एंड दिस इज ट्राइंगल LMN। तो यहाँ का एक साइड का रेशियो यहाँ के एक साइड के रेशियो को इक्वल आ जाएगा, और ऐसा जरूरी भी नहीं है, मैं रैंडमली तुमको ऐसा बोल रहा हूँ कि अल्फाबेटिक में मैच नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैच नहीं होगा, कोई कंपलसरी नहीं कि मैच होगा, तो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि नहीं होना चाहिए मैच। समझ रहे हो, ये यहाँ पे ABC भी हो सकता था, उसको भी सिमिलर हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा स्ट्रिक्टली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अल्फाबेट्स पहले जो आएगा वही आना चाहिए। ठीक है, ABC के अंदर तो A पहले आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि A ही पहले आएगा, और ऐसा भी नहीं कि नहीं आ सकता। सो हियर आई विल जस्ट से कि PQ अपॉन LM इक्वल टू QR अपॉन MN विच इज इक्वल टू PR अपॉन LN। अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। तो यू कैन से ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। कौन से टेस्ट से होगा ये, बाय SSS टेस्ट, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा उस टेस्ट से। अब 6 की 6 चीजें होनी चाहिए थी, बट 6 के बिना भी हो जा रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंगल के बेसिस पे हो जा रहा है। एक्चुअली वैल्यू कितनी है टोटल, 6 में से सिर्फ 2 के बेसिस पे हो जा रहा है, बट वो ये कंडीशन है कि 2 एंगल ही होने चाहिए। तुम 2 साइड्स लो और फिर बोलो तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल, अब यही एंगल यहाँ पे बीच में आने की जगह पे इधर आ रहा होता, बट इसका बीच में आ रहा होता तो नहीं चलता। ठीक है, अगर इसमें वो एंगल बीच में आ रहा है 2 साइड्स के, तो यहाँ पे भी वो 2 साइड्स के बीच में ही आना चाहिए। बाहर आ जाएगा तो नहीं चलेगा, भले ही इक्वल है, बट बाहर आ गया ना 2 साइड्स के बीच में नहीं आया तो नहीं चलेगा। इसलिए ना कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, अगर उनमें फिट बैठ गया मतलब बाकी का भी फिर हो जाएगा। और यहाँ पे तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, मतलब वो सिमिलर हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 बेस्ड ऑन जो सिमिलरिटी का कंसेप्ट हमने किया है उसी के ऊपर है। नाउ यहाँ पे तीनों में सिमिलर से ही काम करने हैं, एक जैसे ही, तो इसके लिए मैंने तीनों एक साथ ही लिख दिए। यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिए हैं, फर्स्ट ट्राइंगल इज ABC और दूसरा ट्राइंगल DEC, और बोला है कि क्या ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, और अगर हैं तो कौन से टेस्ट हैं। सो इन दिस केस एंगल का ये वैल्यू दिया है, तो एंगल के बेसिस पे एक ही तो टेस्ट है, ये टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बट उसमें 2 एंगल इक्वल आने चाहिए। तो पहले तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कौन से 2 ट्राइंगल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC। नाउ जब मैं कंसिडर कर रहा हूं उस टाइम पे मैं नाम मैच करके नहीं लिखूंगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बट जब तुम सिमिलर लिखोगे तब नाम मैच होना चाहिए, कौन किसकी जगह पे इक्वल था वो वहीं पे आना चाहिए। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEC मैंने मैच कर दिया, भले ही जब यहाँ पे लिखने की जगह पे मैंने ऐसे लिखा है, बट बाद में जब एक्चुअली नाम आएगा तो मे बी DEC ना है, EDC हो जाए, तो वो कोई सा भी तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पे भी मैं एंड लिख रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ दोनों को बता रहा हूँ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है।
सो इन दिस केस फर्स्ट चीज, एंगल ए बी सी का जो वैल्यू है, ए बी सी का वैल्यू इक्वल है एंगल ई डी सी को। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 75 डिग्री गिवन है ना, तो मतलब गिवन है, इसकी वजह से वो इक्वल है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा क्या एंगल इक्वल ले सकता हूं मैं? सी। अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं ए बी एंड सी, तो सी कितना? ये वाला पार्ट आ रहा है। एंड दूसरा अगर डी ई सी कंसीडर करूं तो भी सी उतना ही आ रहा है, मतलब दोनों ट्रायंगल में सी का वैल्यू उतना ही आएगा। सो हियर आई कैन से एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ई। रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल, दोनों में सेम आ रहा है, इसके लिए कॉमन एंगल। दो एंगल सिमिलर आ गए। ए टेस्ट में वही तो चाहिए था, दो एंगल सिमिलर चाहिए थे, दो एंगल इक्वल चाहिए थे, दो एंगल इक्वल आ गए, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया। तो आई कैन से देयरफॉर ट्रायंगल, पहले वाले का नाम मैं ए बी सी लिख रहा हूं, अब मैं दूसरे का नाम रैंडमली नहीं लिख सकता, मुझे मैच करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल बी, जब तुम एंगल का नाम लेते हो बीच वाला वैल्यू कंसिडर होता है, ठीक है। अगर मैं एंगल ए बी सी बोल रहा हूं, मतलब वैल्यू किसकी ली मैंने? बी की ना। तो मतलब यहाँ पे एंगल बी किसको इक्वल है? डी को। तो बी यहाँ पे कहां पे आया? मिडल में, तो मतलब डी यहाँ पे भी कहां आना चाहिए? मिडल में। फिर यहाँ का एंगल सी, वो तो सी को इक्वल है, तो सी यहाँ पे एंड में आया, तो वहां पे क्या आएगा? एंड में। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर? ई, क्योंकि तीन ही तो नाम है, उनमें से दो तो लिख दिया मैंने। तो एज यू कैन सी, जब मैंने कंसिडर किया था नाम क्या लिया? डीईसी, बट एक्चुअली आया क्या? ईडीसी। तो यहाँ पे मैच करके लिखना जरूरी है, तो वहां पे चलता है। रीजन क्या आएगा? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट से हुआ? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। और सिमिलर है क्या? ऑब्वियसली तभी तो हुआ। ओके, नाउ सेकंड वन, यहाँ पे भी वही चीज बोला है कि कौन से टेस्ट से होंगे और सिमिलर है क्या, वही देखना है अपने को। सो यहाँ पे वैल्यूज दिया है सिर्फ किसका? साइड का। एंगल का एक भी वैल्यू नहीं है। ऐसे टेस्ट लगाओगे तो भी एक एंगल चाहिए, ए टेस्ट लगाओगे तो दोनों ही एंगल चाहिए, बट ले दे के दिया क्या? सिर्फ साइड्स। साइड्स का सिर्फ एक ही टेस्ट है, एसएसएस टेस्ट। उसमें क्या होता है? रेशियोज इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ का ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू अपॉन एल एम का वैल्यू निकालू, पी क्यू का वैल्यू कितना है? इसका कितना है? तो 6/3 कितना आएगा? 2/1, isn't it? Also दूसरा अगर मैं कंसिडर करूं, यहां पे आएगा Q से R और यहां पे मैं ले लेता हूं M से N। सो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8/4, which is again 2/1, इक्वेशन 2। अपार्ट फ्रॉम दैट I'll take the third one, P से R and divided by L से N, that will give you 10/5। अगेन कैंसिल करके 2/1 आएगा, दैट इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू 2/1 आया, इक्वेशन 2 में इसका भी, इक्वेशन 3 में इसका भी। तो सबका राइट हैंड साइड सेम है, मतलब उनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो आई कैन से फ्रॉम 1, 2 एंड 3, पी क्यू अपॉन एल एम का जो वैल्यू है वो पी क्यू अपॉन एल एम इज क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन, एंड तीसरा पी आर अपॉन एल एन। ये इक्वल आ गया। जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, अब यहाँ पे नाम मैच करना पड़ेगा। पी क्यू के साथ कौन आया था? पी क्यू यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आया, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए? एल और एम, तो एल एम बचा क्या? एन हो गया। रीजन क्या आएगा? बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब इसमें थर्ड वाला देखो, एज शोन इन द फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? So यहाँ it is like खंबे गाड़े हुए हैं, पोल मीन्स वही होता है, एंड यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो एट द सेम टाइम इसका भी शेडो आ रहा है, और वो शेडो को वो लोग ने एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे इसका भी कुछ शेडो आएगा और उसको ज्वाइन कर दिया, और उसे कुछ वैल्यूज दिए और अपने को बोले हैं कि ये वैल्यू कितना होगा एक्स का, ये फाइंड आउट करो। नाउ यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल आएगा उसका, बट क्योंकि सेम टाइम पे शैडो कास्ट हो रहे हैं, तो वो ट्राइंगल जो बनेंगे वो सेम
तरीके से आगे आगे बढ़ेंगे और सेम तरीके से कम भी होंगे अगर शैडो कम हो जाएगी तो। सनलाइट दोनों पे बराबर ही पड़ रहा है ना, ऐसा थोड़ी इस पे ज्यादा पड़ रहा है इस पे कम पड़ रहा है, दोनों ओपन जगह पे। तो एट द सेम टाइम जितना सनलाइट इस पे पड़ेगा उतना इस पे पड़ेगा। अगर सन ज्यादा ऊपर आ गया तो ये जितना आगे जाएगा उतना वो भी आगे जाएगा, ठीक है। तो सिंस द शैडोज आर कास्टेड एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे आएगा मतलब जो ट्राइंगल उनसे बनेगा वो सिमिलर होगा। अगर टाइम अलग अलग होता तो मे भी साइज कम ज्यादा या फिर वैल्यू कम ज्यादा हो सकता था, बट जितने एंगल पे इस पे सनलाइट पड़ेगा उतने इस पे भी पड़ेगा, तो सारे वैल्यूज प्रॉपरली एक साथ ही बढ़ेंगे और उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो आई कैन से देयरफॉर ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। यहाँ पे कोई टेस्ट वाला रीजन देने की जरूरत नहीं है, हम इस लॉजिक को यूज कर रहे हैं कि क्योंकि सेम टाइम पे सनलाइट कास्ट हो रही है तब ट्राइंगल बन रहे हैं, तो सेम टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट जाएगा और सेम वे से वो आगे बढ़ेंगे। तो अगर ट्राइंगल्स इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, तो उनका रेशियोज क्या होगा, रेशियोज इक्वल आएंगे। तो यहाँ का पहला रेशियो क्या आएगा पी आर, यहाँ का ए सी, करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होते हैं ना, यहाँ का पहला लोगे तो फिर उसका अपॉन में यहाँ का पहला लेने का, यहाँ का सेकंड लेंगे तो क्या आएगा आर से क्यू, यहाँ का सेकंड लेंगे तो सी से बी। अब मैं चाहूं तो तीसरा भी ले सकता हूं, बट तीसरे से मेरे को कुछ काम ही नहीं है, तीनों आपस में इक्वल है, बट मेरे को सिर्फ दो ही चाहिए, दो में काम हो जाएगा, तो मैं तीसरा नहीं लिख रहा। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। पी आर का वैल्यू कितना है 4, क्वेश्चन में दिया है, अपॉन ए से सी का वैल्यू कितना है 8, आर से क्यू का कितना है और इसका कितना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4x इक्वल टू 6 इंटू 8, 4 यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, 4 के टेबल में 8 कटेगा तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज, तो यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर सब दिया नहीं है तो मैंने यूनिट लिख दिया, 12 यूनिट उसका शैडो का लेंथ आएगा, दिया है मीटर में, ओके। तो यहाँ पे इसका फिर 12 मीटर आएगा, राइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है एंड इन दैट दो परपेंडिकुलर लाइन दी है, ए से पी जो बीसी साइड को परपेंडिकुलर है, पी से क्यू जो ए सी वाली साइड को परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दिए हुए हमें ए पी बी क्यू एंड बी सी का, एंड दे आर आस्किंग टू डू टू थिंग्स। पहला तो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कि सिमिलर है, एक तो है ट्राइंगल ए बी सी दिस बिग वन, और दूसरा सी क्यू बी। ये पी है कि बी है, एक बार जरा देखना ना, पी है ना, हाँ, क्योंकि वो बी पे प्रूफ होगा भी नहीं। सो दिस इज ए पी सी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इनको प्रूफ करना है, मींस ये ब्लू वाली लाइन के इस तरफ एंड ग्रीन वाली लाइन के नीचे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सिमिलर आने चाहिए। एंड दूसरा चीज मुझे ए से सी का वैल्यू कितना आएगा वो भी फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, सो हियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने में, पहले उसको दिखा देता हूं। तो आई विल जस्ट से इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल CQB। पहला चीज तो मैं लिखूंगा कि इस ट्राइंगल का APC खुद कितना है और दूसरे ट्राइंगल का BQC वो कितना है, तो दोनों इक्वल तो हुए ना वैसे ही। तो ट्राइंगल में एंगल APC विल बी इक्वल टू एंगल BQC, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जो मुझे बतानी है, यहाँ पे APC और CQB जो मैं लिख रहा हूं, तो मतलब पहले वैल्यूज APC के लिखने का, ऐसा नहीं कि ये वाला पहले लिख दिया और ये बाद में, समझ लो, दोनों ट्राइंगल लिखते हो पहले कौन सा कंसिडर किया है APC, तो जो APC की वैल्यू है वो पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर बाद में दूसरे वाले की बाद में लिखेंगे। अगर तुमने ये पहले लिखा होता और ये बाद में, तो फिर ये वैल्यू भी मैं रिवर्स में लिखता कि ये पहले वाला लिखूंगा और फिर ये उसके बाद लिखूंगा इक्वल टू के। एनीवे, नाउ सेकंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सी वाला पार्ट, वो ब्लू वाला ट्राइंगल लोगे उसमें भी आ रहा है, ग्रीन वाला ट्राइंगल लोगे उसमें भी आ रहा है, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू आ रही है। सो इन दिस अगर मान लो ए होता तो ए इस साइड का वैल्यू अलग है, इस साइड का वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अगर ए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में यूज कर रहा होता तो ए के बेसिस पे मैं नहीं बोल सकता कि वो एंगल सेम है, भले ए नाम आ रहा है बट वैल्यू सेम थोड़ी है, ये इस लाइन के इस तरफ वाला है, ये इस लाइन के इस तरफ वाला है, तो ए आ रहा है बट ये और ये अलग अलग है,
इस केस में ऐसा नहीं है, तुम ब्लू वाले ट्राइंगल के इस तरफ भी कंसिडर करो तो भी आएगा, ग्रीन वाले में नीचे की तरफ कंसिडर करो तो भी सी उतना ही आएगा। तो यहां पे आई कैन से एंगल ACP will be equal to angle BCQ, रीजन कॉमन एंगल। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते तो ट्राइंगल सिमिलर होते, कैसे? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। तो देयरफॉर अब मैं यहाँ पे नाम वाम मैच करने की कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने प्रूफ में बोला है कि कौन किसको मैच होना चाहिए, तो मैं फालतू का मेहनत नहीं करूंगा कि मैच करते बैठूं, सीधा सीधा जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। ट्राइंगल APC is similar to triangle CQD, reason by a test of similarity। फाइन, हो गया पहला चीज, सिंपल। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अब दूसरी चीज में मुझे A से C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव किए, तो सिमिलैरिटी में हमने देखा था कि 6 चीजें होती है, तीनों का रेशियो भी इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये सिमिलर है तो इनके रेशियो इक्वल होने चाहिए ना, प्रूफ तो हो गया ना कि सिमिलर है, मतलब रेशियो इक्वल आएंगे इनके। तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर AP अपॉन CQ is PC upon QB, which is AC upon CB, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर। अब इनमें से कौन सा वैल्यू दिया है, मुझे कौन सा फाइंड करना है। A से B दिया है, अगर ये वैल्यू दिया है मतलब ये तो यूज करना ही पड़ेगा मुझे। B से Q, ये रहा B से Q ये वाला, और B से C, और मुझे फाइंड क्या करना है A से C, मतलब इसमें तो दोनों चाहिए होंगे मुझे, isn't it? बट इसमें प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये यूज करता हूं तो ऊपर का वैल्यू दिया है, नीचे का नहीं है, और अगर मैं ये यूज करता हूं तो नीचे का वैल्यू है, ऊपर का नहीं, isn't it? समझ में आ रहा है? मैं किसी भी दो को इक्वल लिख सकता हूं, मान लो मैं सिर्फ इन दोनों को इक्वल लिख लेता हूं, बट उसमें मुझे ये वैल्यू भी नहीं पता ना Q से B, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है यूज करके, और पहली बात तो फाइंड भी नहीं करनी है Q से B वैल्यू, मुझे फाइंड करना है A से C। तो इधर A से C भी नहीं पता, Q से B भी नहीं पता, दो अननोन नहीं हो सकते, एक ही क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अननोन हो सकता है। तो व्हाट आई विल डू इज, हाल फिलहाल के लिए मैं इसकी वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर लेता हूं, इक्वल है ना, तो वैल्यूज आपस में एक्सचेंज करते हैं, रेशियो में उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो, 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। तो बाय ऑल्टरनेंडो आई कैन से AP अपॉन PC इक्वल टू, फिर भी दो अननोन चाहिए ना अपने को, आई वांट टू फाइंड A से C, वो अननोन है, C से B भी अननोन है, किसमें? A से P पता है, बट ये नहीं पता ना P से C हमें, वो आएगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, P से C पता होगा तो कर सकते हैं क्या? नाम बराबर लिखा ना, पता चला ये मैच करने में गलत कर दिया, क्वेश्चन में देख लो, मैंने जल्दीबाजी में बराबर लिखा है CPA, तभी देखा करो, ध्यान देते नहीं हो तुम लोग। CPA, वो भी मेरे को ही सोचना पड़ रहा है, इतने ढामड़े लोग हैं, किसी को भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे CPA आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी, इसमें तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, CPA, तो रेशियो भी तुम लोग की वजह से मेरे को लिखना पड़ रहा है इतना वापस, पाप लगेगा तुम लोग को। ओके, तो पहला रेशियो आएगा CP अपॉन CQ, एंड दूसरा आएगा PA अपॉन QB, विच इज CA अपॉन CB, रीजन तो वही आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ इसके अंदर कौन सा वैल्यू दिए है, जस्ट सी A से P से A बोला है, A से B की बात है, B से Q और नीचे का वैल्यू दिया है, देन B से C ये दिया है, और फाइंड क्या करना है A से C, मतलब सिर्फ सेकंड और थर्ड वाला रेशियो इक्वल करेंगे तो हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से A से P, मैं उसको उल्टा लिख देता हूं, जो नाम दिया है उसके हिसाब से, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि हमें जो वैल्यूज दिए हुए उनमें ये नाम पहले ये बाद में, इसके लिए मैं उसको आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, और फर्स्ट वाले की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैंने वो हटा दिया। A से B कितना था और ये कितना है, तो दिस इज 7/8। A से C वो तो फाइंड करना है हमें, फिर दूसरा वाला B से C कितना है 12, तो ये एज इट इज, क्योंकि ये फाइंड करना है अपॉन 12।
डिवाइड उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, सो दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 8। अब पूरा मल्टीप्लाई करके फिर 8 में डिवाइड कर दो, या फिर पहले 8 में कट कर दो, अगर कट होता है तो 8 में पूरा तो नहीं होगा बट 4 के टेबल में कट होंगे। 4 2 जा 4 3 जा, so you just multiply them 21 upon 2 a से c आएगा, ठीक है। देन डिवाइड करेंगे तो 10.5, so a से c will give you 10.5। मीटर मीटर कुछ दिए तो यूनिट लिख देंगे, समझ गया ना। इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो कुछ पाँच मत करो इधर।